7 मई 2025 को इंडिया के पहलगाम में धर्म पूछकर 26 बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले आतंकी जब पाकिस्तान के जमीन पर वो अपने ठिकानों पर आराम से सो रहे थे, तब उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी साबित होने वाली है। रात के 1:05 से लेकर 1:30 तक पाकिस्तान के सियालकोट और मुरीद के बहावलपुर और साथ ही पोके के मुजफ्फराबाद, कोटली और भीमर पे मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया। लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कई ठिकानों पर हमला किया गया। इन आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर 24 मिसाइल और कई सारे बम गिराए गए। रात के सन्नाटे में चारों तरफ धुएं का गुहार फैल गया और कुछ ही मिनटों में आतंक के ये सारे अड्डे तबाह हो गए। ये कार्रवाई भारत की तरफ से उन हैंडलर्स और उनके आतंकवादियों के खिलाफ थी जो पाकिस्तान में छिपकर भारत में मासूम लोगों को मारते आ रहे थे। इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ये उन माओ और बहनों का दर्द का जवाब था जिनके आंखों के सामने पहलगाम में उनके परिवार उजाड़ दिए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर को भारत के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्शन मानी जा रही है। पहली बार भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों की मारे जाने की जानकारी सामने आई। इनमें जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और उसके 4 करीबी एसोसिएट्स शामिल थे। ये हमला इतना जोरदार था कि सैकड़ों बेगुनाहों का मौत का जिम्मेदार मसूद अजहर खुद टूट गया और ये कहते हुए सुना गया कि काश वो भी इस हमले में मारा जाता। अब सवाल ये था कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा मिलिट्री एक्शन कैसे किया, इसकी प्लानिंग कैसे हुई और इसके बाद हालात कैसे बदले। इस पूरी कहानी की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 से होती है, जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े उसके फ्रंट ग्रुप DRF से जुड़े 5 से 6 आतंकियों ने पहलगाम की तेसरन घाटी को पूरी तरीके से दहशत में बदल दिया। आतंकियों ने वहां मौजूद लोगों को रोका, उनसे उनका धर्म पूछा और जैसे ही किसी ने खुद को हिंदू बताया, उसको तुरंत गोली मार दी गई। वो यही नहीं रुके, आतंकियों ने पुरुषों से उनकी धार्मिक पहचान साबित करने के लिए कलमा पढ़ने को कहा। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इस तरीके से सिर्फ धर्म के आधार पर 26 बेगुनाह लोगों की जान ली गई। ये पाकिस्तान की तरफ से कराया गया कोई पहला आतंकी हमला नहीं था। पिछले 2-3 दशकों में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के तहत 2001 पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई अटैक, पठानकोट, उरी और पुलवामा अटैक जैसे कई बड़े हमले भारत में करवाए जा चुके हैं। साल 2024 में भी जम्मू कश्मीर के सोलमार, गुलमार और रियासी में हमले हुए थे, लेकिन पहलगाम का हमला इन सबसे अलग था। इस बार आतंकियों ने इंसानियत की हर सीमा पार कर दी थी। धर्म के आधार पर की गई इस हत्या ने भारत की सहन सीमा को भी पार कर दिया था और वहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी हमेशा की तरह वही पुराना खेल शुरू कर दिया। कभी उसने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर्स बताया तो कभी भारत पर ही आरोप लगाने लगा। इस बार भारत सरकार ने पाकिस्तान से सिर्फ बयानबाजी करने के बजाय ठोस कदम उठाने का फैसला किया। सबसे पहले डिप्लोमेटिक्स लेवल पर ऐसे फैसले लिए गए जो पहले कभी नहीं किए गए थे। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य जमीन इंडस रिवर और उसके सहायक नदियों पर निर्भर है। इसे वहाँ की लाइफलाइन माना जाता है। इसके साथ ही भारत के पास ये अधिकार था कि वो इंडस वाटर की पानी को रोके या फिर एक साथ बिना वार्निंग के छोड़ दे। इससे पाकिस्तान को कभी सूखे या फिर कभी बाढ़ जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता था। इसके अलावा अडारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया, SBES वीजा रद्द कर दिए गए और पाकिस्तान के खिलाफ 4 और सख्त फैसले लिए गए। पाकिस्तान से जुड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स और मीडिया हाउस और सरकार से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंडिया में बैन कर दिया गया और OTT प्लेटफॉर्म से भी सभी पाकिस्तानी फिल्में, सॉन्ग्स, शोज हटाने का आदेश दिया गया। इस बार भारत पाकिस्तान के आतंकवाद पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाना चाहता था। इसलिए एक तरफ जहां पाकिस्तान को दुनिया से आइसोलेट करने के लिए डिप्लोमेटिक स्टेप लिए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आतंकवादियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर प्लानिंग की जा रही थी। हाई लेवल मीटिंग्स लगातार चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही एक बिहार के जनसभा में साफ तौर पर कह चुके थे कि इस हमले में शामिल आतंकियों और इसकी प्लानिंग करने वालों को उनकी
कल्पना से भी कई बड़ी सजा दी जाएगी। 2016 का उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका था कि भारत जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इसी डर की वजह से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को ये आशंका थी कि इस बार भी भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। इसी बीच वो LOC पर लगातार फायरिंग करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगा। उसका मकसद साफ था कि तनाव बढ़ाकर विदेशी शक्तियों का ध्यान खींचना, ताकि न्यूक्लियर वार का डर दिखाकर भारत पर दबाव बनाया जा सके और उसे किसी कार्रवाई से रोका जा सके। लेकिन भारत ने इन चालों की परवाह नहीं की। पहलगाम हमले के बाद भारत पूरी गंभीरता से आतंकियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में जुट चुका था। 19 अप्रैल को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेनाएं जो जरूरी समझे वो कदम उठाए, उन्हें पूरी छूट दी गई। इसके बाद भारतीय सेनाओं ने फैसला किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर मौजूद आतंकी ठिकानों को एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जाएगी। मकसद साफ था, उन ठिकानों का खात्मा जहाँ बैठकर भारत पर हमलों की साजिश रची जाती थी और जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। और इस काम पे खुफिया एजेंसियां भी पूरी ताकत से जुट गई। रॉ और NADRO ने पाकिस्तान और कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों की रियल टाइम जानकारी जुटानी शुरू कर दी। हर एजेंसी, हर अफसर अपना सबसे बेस्ट देने में लगा हुआ था। सभी के मन में एक ही बात, पहलगाम हमले के दोषियों और उनके अड्डों को खत्म करना। ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर न जाए, इसके लिए पूरी गोपनीयता बरती जा रही थी। बहुत कम समय में रॉ और NATRO ने कुल 21 आतंकी ठिकानों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली और ये इनपुट्स प्लानिंग टीम को दे दी गई। 21 में से 9 सबसे इम्पोर्टेंट और खतरनाक ठिकानों को चुना गया। यही वो जगह थी जहां से पुलवामा, 26/11 और पहलगाम जैसे बड़े हमलों की साजिश रची गई थी। इन 9 ठिकानों पर लगातार नजर रखी जाने लगी, उन्हें पूरी तरीके से सर्विलेंस पे रखा जाने लगा। NSA अजीत डोभाल ने इन 9 टारगेट्स को फाइनल कर दिया और 5 मई तक पूरे ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। और इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर ऑपरेशन की मंजूरी मांगी और प्रधानमंत्री ने बिना देर गवाए इन 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी। पहलगाम में इन आतंकवादियों ने हिंदू महिलाओं की सुहाग उजाड़ा था। उसी दर्द और उसी इंसाफ की भावना से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन शुरू करने से पहले हर छोटी बड़ी डिटेल को बड़े ध्यान से चेक किया गया। हर पॉसिबल रिस्क का पूरा असेसमेंट किया गया ताकि किसी भी तरह की मिस्टेक की कोई गुंजाइश ना रहे। इस मिशन के लिए फाइटर जेट्स की एक मजबूत टीम बनाई गई। इसमें रफाल, मिराज और सुखोई MKI जैसे एडवांस और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने वाले एडवांस फाइटर जेट शामिल थे। इन सभी एयरक्राफ्ट्स को इंडियन एयर स्पेस पर रहकर ही ऑपरेशन करना था। रफाल और मिराज को फ्रंट लाइन पर रहकर अटैक एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि सुखोई MKI जेट्स को एयर डिफेंस कवर देना था ताकि अगर कोई खतरा सामने आए तो तुरंत उसे हैंडल किया जा सके। ऑपरेशन में हाई प्रिसीजन और लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल होना था। इसमें एस्कैल्प, ब्राह्मोस और हैमर जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल होना था। एस्कैल्प एक क्रूज मिसाइल है जो 500 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये बहुत लो एल्टीट्यूड पर उड़ती है, जिसकी वजह से एनिमी रेडर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। ब्राह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। इसे लैंड, सी और एयर किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड साउंड से करीब 3 गुना ज्यादा होती है और ये 500 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती है। इसके अलावा फ्रांस की टेक्नोलॉजी से बना हैमर बॉम्ब भी इस्तेमाल किया जाना था। ये बॉम्ब 250 किलो से लेकर 1000 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है और बिना किसी GPS सिग्नल के भी करीब 70 किलोमीटर दूर टारगेट को भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑपरेशन में स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल भी तय था। इस मिशन में कामिकाजी ड्रोन्स भी एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे। मिशन से पहले ये ड्रोन्स एनिमी टेरिटोरी पर घुसकर सर्विलेंस का काम कर रहे थे, जिससे ऑपरेशन टीम्स को रियल टाइम एक्यूरेट इनपुट्स मिल रहे थे ताकि किसी भी तरह की गलती ना हो। इंडिया ने जिन 9 सबसे इम्पोर्टेंट टेररिस्ट टारगेट को चुना था, उनमें से 5 टारगेट POC और LOC से कुछ किलोमीटर के दूरी पर मौजूद थे। बाकी 4 टारगेट्स पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की दूरी पर थे। इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को भी स्टैंड बाय रखा गया था ताकि ऑपरेशन के बाद लैंड या सी पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका तुरंत से जवाब दिया जा सके। 6 और
7 मई की बीच रात को रफाल, सुखोई MKI और मिराज जेट में मिसाइल्स और बॉम्ब से लेस होकर इंडियन बॉर्डर पे ही अपने अपने टारगेट से सेफ डिस्टेंस पर पोजीशन ले चुके थे। रात का अंधेरा फैला हुआ था, चारों तरफ कंप्लीट साइलेंस थी। POK और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी जो कुछ दिन पहले ही इंडिया के मासूम लोगों की जान ले चुके थे, बेखबर होकर सो रहे थे। उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनके लिए आखिरी होने वाली है। रात के 1 बजे के बाद जब चारों तरफ पूरी तरीके से सन्नाटा था, उसी वक्त भारत की तरफ से पहला हमला शुरू हुआ। सबसे पहले POK की राजधानी मुजफ्फराबाद में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा की सवाई नल्ला ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया। यही वो जगह थी जहां ट्रेनिंग लेकर आए आतंकवादियों ने 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग में और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में भारत के निर्दोष लोगों की जान ली। जैसे ही सर्विलेंस ड्रोन से ग्रीन सिग्नल मिला, इंडियन फाइटर जेट्स ने मिसाइल्स और बॉम्ब दागने शुरू कर दिए। कुछ ही सेकंड्स में सवाई नाला कैंप की इमारतें आग के गोलों में बदल गई। चारों तरफ तेज धमाके की आवाज गूंज उठी और आसमान काले धुएं से भर गया। कई आतंकवादी वहीं मारे गए और जो बचने की कोशिश कर रहे थे वो गिरती इमारतों के मलबे में दब गए। इसके बाद अगला टारगेट POK के मुजफ्फराबाद में ही LOC से करीब 15 किलोमीटर दूर मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का सैयदना बिलाल कैंप था। ये जैश का रहने का और ट्रेनिंग एरिया था, जहां नए रिक्रूट्स को हथियार चलाना, एक्सप्लोसिव्स बनाना और अटैक्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। तीसरा टारगेट LOC से करीब 30 किलोमीटर दूर POK के कोतली इलाके में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा का गुलपुर कैंप था। ये दोनों कैंप्स पर भी हमला कर दिया गया। इसी कैंप से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकियों ने अप्रैल 2023 और जून 2024 में मुंच में तीर्थ यात्रियों से भरी बसों पर हमला किया था। सैयदना बिलाल कैंप और गुलपुर कैंप पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स की लगातार बारिश होने लगी। इस पूरे वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NSA अजीत डोभाल के संपर्क में थे और ऑपरेशन की हर अपडेट ले रहे थे। इसके बाद इंडियन फाइटर जेट्स का अगला निशाना हिम्बर इलाके में लश्कर-ए-तैयबा का बरनाला कैंप और कोतली में जैश-ए-मोहम्मद का अब्बास कैंप बना। बरनाला कैंप में लश्कर अपने आतंकवादियों को हथियार चलाना और फेक IDs बनाना सिखाते थे। वही अब्बास कैंप, जिसकी कैपेसिटी करीबन 15 टेररिस्ट की थी, वहाँ जैश-ए-मोहम्मद फिदई तैयार करता था। जैसे ही फाइनल क्लियरेंस मिला, एक के बाद एक कई मिसाइल्स आसमान से गिरी और दोनों आतंकी ठिकाने पूरी तरीके से तबाह हो गए। उसी दौरान इंडियन फाइटर जेट्स इंडियन एयर स्पेस पे रहते हुए पाकिस्तान के अंदर भी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कई ठिकानों को निशाना बना रहे थे। मिशन पूरी प्लानिंग, स्पीड और एक्यूरेसी के साथ अपने अगले फेज में पहुंच चुका था। पाकिस्तान के अंदर इंडिया का सबसे पहला टारगेट सियालकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का सजाल कैंप था। इसी कैंप में मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर में 4 इंडियन सोल्जर्स की हत्या में शामिल आतंकियों को तैयार किया गया था। इसी इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन का मेमूना जोया कैंप भी मौजूद था, जहां पठानकोट एयरबेस अटैक की प्लानिंग की गई थी। इंडियन एयर स्पेस पे रहते हुए इन फाइटर जेट्स ने सियालकोट के इन दोनों टेरर कैंप्स पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स दागे। हथियार अपने तय किए गए टारगेट्स पर जाकर इतने जोर से फटे कि कुछ ही देर में दोनों कैंप्स मलबे में बदल गए। इसके बाद इंडियन फाइटर जेट्स ने बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर दूर मुरीदकी में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के सबसे बड़े अड्डे मरकाजी तैयबा कैंप को निशाना बनाया। ये वही जगह थी जहां 1990 से आतंक की जड़ें मजबूत की जा रही थी। यही 2008 के मुंबई अटैक के लिए अजमल कसाब और उसके साथियों को ट्रेनिंग दी गई थी। यहीं पर डेविड हेडली और तहावुर राणा जैसे कंस्पिरेटर्स को भी यही तैयार किया गया था। जब इस कैंप के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स सामने आए, ऑपरेशन से जुड़े जवानों के अंदर सालों से दबा गुस्सा और दर्द और ज्यादा बढ़ गया। ये सिर्फ एक टारगेट नहीं था, बल्कि उन लोगों का ठिकाना था जिन्होंने पूरे देश को दहला दिया था। बिना देर गवाए मिसाइल्स और बॉम्ब्स ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस रेडर से बचते हुए मरकाजे तैयबा पर हमला किया। जोरदार धमाकों से जमीन कांप उठी, आसमान गूंज उठा और कुछ ही देरों में आतंक का ये किला ढह गया। इन हमलों के बाद भारत पाकिस्तान में स्थित 8 आतंकी ठिकानों को तबाह कर चुका था, लेकिन अब एक सबसे खतरनाक और बड़ा आतंकी ठिकाना बाकी था। ये जैश-ए-मोहम्मद का मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जो बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में था। इस कैंप का नाम था मरकाज सुभान अल्लाह, जो जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। ये वही जगह थी जहाँ जैश का चीफ मौलाना मसूद अजहर
पैदा हुआ था और यहीं से उसने अपनी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी। इसी ठिकाने से 2001 पार्लियामेंट अटैक, जम्मू कश्मीर असेंबली अटैक, 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक और 2019 पुलवामा अटैक की प्लानिंग की गई थी। इन हमलों में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया ने इस टेरर हब पर ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी। कुछ ही मिनटों में जैश की हेडक्वार्टर की दीवारें तबाह हो गई। इस हमले में मसूद अजहर के कई रिश्तेदार और जैश के टॉप कमांडर मारे गए। रात के करीब 1:05 में शुरू हुआ ये ऑपरेशन करीब 25 मिनट में खत्म हो गया। इस दौरान आतंक के कुल 9 बड़े ठिकाने पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इस ऑपरेशन में मसूद अजहर का भाई और इंडियन एयरलाइन ICE 814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर भी मारा गया। इसके अलावा उसके 2 साले और जैश के सीनियर कमांडर्स मोहम्मद यूसुफ अजहर और हफीज मोहम्मद जमील भी इस हमले में ढेर हो गए। इसके अलावा लश्कर ए तैयबा के 2 बड़े कमांडर्स खालिद और मुदस्सम खालियात खाद भी मारे गए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का असर इतना गहरा था कि मसूद अजहर पूरी तरीके से टूट गया। इस हमले में उसके 10 रिश्तेदार और 4 करीबी लोग मारे गए। हालात ऐसे हो गए कि उसने ये तक कह दिया कि काश इस हमले में वो भी उनके साथ मारा जाता। इस पूरी घटना में खास बात ये रही कि भारत के ऑपरेशन के 3 घंटे पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारत का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्ट डाली थी। उसमें लिखा था, शांति से सो जाओ क्योंकि PF जाग रही है। लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया और पाकिस्तान को असली मायनों में जगा दिया। ऑपरेशन की सफलता के कुछ ही घंटों बाद 7 मई को भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मंच पर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी मौजूद थी। ये कोई सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, बल्कि भारत का आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक मजबूत और प्रतीकात्मक संकेत था। ये संदेश उन आतंकवादियों के लिए था जिन्होंने पहलगाम में लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा था और उनकी महिलाओं से कहा था कि जाकर सरकार से बता देना। उसी सोच को जवाब देने के लिए एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला को सामने लाया गया। इससे भारत ने साफ दिखा दिया कि वो हिंदू और मुस्लिम से बटा हुआ देश नहीं है, बल्कि एकजुट राष्ट्र है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने लाइव वीडियो सबूतों के साथ बताया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत POK में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और सभी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। ऑपरेशन के तुरंत बाद विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों को इस कार्रवाई की जानकारी दी। दुनिया के कई बड़ी देशों ने भारत के इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम बताया। सबसे जरूरी बात ये रही कि इस बार भारत के विपक्षी पार्टियों ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। सभी ने सेना की सराहना की और सरकार का समर्थन किया और आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता दिखाई। इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि अगर भारत हमले रोक देता है तो पाकिस्तान भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन उनके बातों के उलट पाकिस्तानी सेना लगातार LOC के निकट भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही थी। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा गोलीबारी भारत के पुंछ इलाके पे हुई। इस फायरिंग में 12 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 छोटे बच्चे भी शामिल थे। इसी हमले में भारतीय सेना के लांस नायक दिनेश कुमार भी शहीद हो गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान यही नहीं रुका, उसने भारत के खिलाफ एक बड़े सैन्य हमले की भी कोशिश की। 7 और 8 मई की रात के बीच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात के करीब 15 शहरों में स्थित भारतीय सैन्य ठिकानों, आम नागरिक इलाकों और धार्मिक स्थलों पर ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने का प्रयास किया। लेकिन भारत पहले से ही पाकिस्तान की मंशा को समझ चुका था और पूरी तरीके से सतर्क था। जैसे ही ये ड्रोन और मिसाइल भारतीय सीमा में घुसे, भारत की मजबूत और कई स्तरों वाली वायु रक्षा प्रणाली उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की ये साजिश पूरी तरीके से नाकाम हो गई। भारत ने पाकिस्तान को ये बता दिया कि वो अपनी सुरक्षा में कभी समझौता नहीं करता। कोई देश या संगठन भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। तो यही थी भारत की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर मिलिट्री एक्शन ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। इस कहानी के साथ ही वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तुम्हारा क्या मानना है नीचे कमेंट करके बताओ और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो।